बुलेटिन में बात गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा की, जिस पर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब जो मुर्तजा से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, उसमें मुर्तजा के 4 बैंक खातों का खुलासा हुआ है। वहीं इन खातों में जो पैसे ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल हुआ, बताया जा रहा है कि इसके लिए मुर्तजा ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया था, जो महाराष्ट्र में बना था। तो ये एक और बड़ी जानकारी निकल कर आई है, जहां अब टेरर फंडिंग के एंगल से भी जांच हो रही है। बताया जा रहा है कि मुर्तजा के 4 बैंक खातों का खुलासा हुआ है और इन खातों से पैसे ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। बताया ये जा रहा है कि इसके लिए मुर्तजा ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया था, जो कि महाराष्ट्र में बना हुआ था। तो मुर्तजा के अकाउंट्स को अब खंगाला जा रहा है। पैसों का ट्रांजैक्शन किस तरह से हुआ है, कहां से पैसा आया, कहां भेजा गया, अकाउंट्स में कितने पैसे हैं, कौन कौन से अकाउंट्स हैं, किस तरह से उसे मेंटेन किया जा रहा है और इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, क्या इसके पीछे कोई मकसद है। अब इन तमाम एंगल से भी जांच की जा रही है। तो गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा कि जिस पर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, उससे जुड़ी हुई एक और एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। मुर्तजा के 4 बैंक खातों का खुलासा हुआ है और इन खातों से पैसे ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। बताया यह जा रहा है कि इसके लिए मुर्तजा ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस को दिया था, जो कि महाराष्ट्र में बना हुआ था। और देखिए, उसकी भी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां टेरर फंडिंग के एंगल से अब मुर्तजा के बैंक खातों को खंगाला जा रहा है और इसी से पता चलेगा कि उसकी जो वित्तीय गतिविधियां थी वो कैसी थी, आखिर कौन लोग थे जो उसके बैंक में पैसा डालते थे, कब कब कहां ये पैसा निकाला गया, इसका इस्तेमाल कहां हुआ है, किस मकसद के लिए किया गया है। अब इसकी भी जांच की जा रही है। एटीएस इसकी जांच कर रही है और जहां तमाम टीम्स लगातार ये जानने की कोशिश कर रही है कि मुर्तजा किन गतिविधियों में शामिल था, किन लोगों से जुड़ा हुआ था, कौन उसकी मदद कर रहे थे और कैसे लोगों के संपर्क में मुर्तजा था। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल एंगल को समझना और उसे देखना, और इसी के लिए मुर्तजा के बैंक खातों को खंगाला अब जा रहा है। 4 बैंक अकाउंट है जिनसे लेन देन होता था। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर बरेली से मिल रही है, जहां हाईवे किनारे बम मिलने से हड़कंप मच गया है। बदायूं रोड पर सड़क किनारे एक हैंड ग्रेनेड मिला है। मामले की छानबीन में अब पुलिस जुटी हुई है। मौके पर एसएसपी भी पहुंचे हैं, छानबीन की जा रही है। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के करगैना का ये मामला है, जहां पर सड़क किनारे एक हैंड ग्रेनेड मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से, हाईवे किनारे बम मिलने से हड़कंप मच गया। बदायूं रोड पर सड़क किनारे ये हैंड ग्रेनेड मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। जानकारी मिल रही है कि मौके पर एसएसपी भी पहुंचे हैं और छानबीन की जा रही है। तो सुभाष नगर थाना क्षेत्र के करगैना का ये मामला है और अनूप मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अनूप, ये हैंड ग्रेनेड वहां कैसे पहुंचा, क्या जानकारी इससे जुड़ी? देखिए, ये बनाई रोड है, बरेली से लेकर बनाई का ये हाईवे जाता है और वहाँ पर मेन बाजार करगैना बाजार पड़ता है, उसके ठीक सामने ये बम मिला है, जहाँ पर काफी हड़कंप मच गया। वहाँ पर सुबह एक व्यक्ति जो यहाँ से गुजर रहा था, उसके पैर से जब ये बम टकराया तो उसने देखा कि क्या चीज है, तब देखा कि यहाँ पर हैंड ग्रेनेड था, वो बम था। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, मौके पे सुभाष नगर थाने की पुलिस है। इसके अलावा यहाँ पर एसएसपी पहुंच गए हैं और बम डिस्पोजल दस्ते को बुलाया जा रहा है। छानबीन कराई जा रही है कि आखिर ये हैंड ग्रेनेड यहाँ पर कैसे पहुंचा, किन परिस्थितियों में पहुंचा, क्या वजह रही, क्या कोई आतंकी साजिश तो नहीं है। इन सभी पहलुओं पर अब जांच की जाएगी, क्योंकि गोरखपुर में जिस तरीके की घटना सामने आई, वहां से मुर्तजा पकड़ा गया, उसके भी आतंकी कनेक्शन सामने आ रहे हैं और अब बरेली में बम मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधि की ओर भी इससे इशारा किया जा रहा है। तो फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर अभी जांच की जा रही है। एसएसपी का कहना है छानबीन के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर ये यहाँ पर बम कैसे मिला है। जी अनूप, क्या और जानकारी है, क्या ये निष्क्रिय है, खतरनाक है, क्या कुछ अभी शुरुआती जानकारी आपके पास इससे जुड़ी? देखिए, अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि ये बम निष्क्रिय है और यहाँ पर खुदाई चल रही है, रोड के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। तो रोड चौड़ीकरण के काम के दौरान ये बम यहाँ पर मिला है। तो अब
ये बम क्या खुदाई के दौरान मिला है या यहाँ पर सड़क किनारे किसी ने डाला है या कोई छुपी सब्जी साजिश है, क्योंकि बम जिस तरीके से पड़ा हुआ है उससे ऐसा नहीं लगता कि खुदाई के दौरान किसी उसमें मिट्टी लगी होती, मिट्टी नहीं लगी है। तो अब यही पूरी जांच होगी, बम डिस्पोजल दस्ता आ रहा है वो इसकी जांच करेगा। हालांकि आस पड़ोस के इलाके में काफी भीड़ लगी थी, पुलिस ने उन सबको हटाया कि कहीं बम से कोई हादसा ना हो जाए, बम कहीं फट ना जाए, जिस वजह से वहां पर अब लोगों को वहां पर पुलिस तैनात कर दी गई है। और जब वो बम डिस्पोजल दस्ता आएगा पूरे मामले की छानबीन करेगा, उसके बाद ही जानकारी मिल पाएगी कि आखिर ये बम। अनूप, मौके पर एसएसपी भी पहुंचे हुए हैं, क्या उन्होंने कोई, देखिए आप पहले तस्वीरें दिखा दें, ये तस्वीर है देखिए जहां हैंड ग्रेनेड सड़क किनारे मिला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बदायूं रोड पर सड़क किनारे ये हैंड ग्रेनेड मिला है जिसकी छानबीन अब पुलिस कर रही है। मौके पर एसएसपी भी पहुंचे हुए हैं, छानबीन की जा रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए जहां खतरे के चलते अब लोगों को यहां से हटाया जा रहा है, लेकिन इसे देखने भारी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली तुरंत यहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और यहां बम निरोधक दस्ते को भी इसकी सूचना दी गई है जो मौके पर पहुंचेगा। जानकारी मिल रही है कि रोड के चौड़ीकरण का काम यहां पर चल रहा था और इसी दौरान इस हैंड ग्रेनेड को बदायूं रोड पर सड़क किनारे कुछ लोगों ने देखा, इसकी सूचना पुलिस को दी और उसके बाद पुलिस यहां मौके पर पहुंची है। एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे हैं, छानबीन कर रहे हैं और हमारे संवाददाता अनूप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, तस्वीरें हम देख रहे हैं, एसएसपी भी मौके पर पहुंचे, क्या उनकी ओर से कोई जानकारी दी गई? जी, एसएसपी का कहना है कि हमने बम डिस्पोजल दस्ते को बुलाया है, वो जांच करेगा कि बम कैसा है, ये बम खतरनाक तो नहीं है, बम से ये बम फट तो नहीं सकता है, क्या खतरा तो नहीं हो सकता है। इसके अलावा बम कैसे आया, यहाँ पर कैसे पहुंचा, इन सभी पहलुओं की जांच होगी। इसके लिए टीमें गठित कर दी गई है, एलआई भी लगा दी गई है। इसके अलावा लोकल पुलिस जो है यहाँ की सुभाष नगर पुलिस वो भी यहाँ पर बुलाई गई है, सरगना पुलिस चौकी पड़ती है वहाँ की पुलिस भी बुलाई गई है। तो फिलहाल सभी बिंदुओं पर छानबीन जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, और जांच में क्या निकल कर आता है ये भी देखना होगा। अनूप, शुक्रिया जानकारी के लिए। और कन्नौज से बड़ी खबर जहां कुछ ही देर में अब कन्नौज पहुंचेंगे अखिलेश यादव। कार्यकर्ताओं और नेताओं का पहुंचना यहां शुरू हो चुका है। हार की समीक्षा और एमएलसी चुनाव पर यहां बातचीत की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी, मीडिया को मीटिंग से दूर रखा गया है, कार्यालय में भी मीडिया की एंट्री नहीं है। हार के बाद अब ये समीक्षा बैठक की जा रही है सपा की ओर से और कन्नौज में आज ये बैठक होने जा रही है जिसमें कुछ ही देर में अखिलेश यादव पहुंचेंगे। जानकारी है कि कार्यकर्ता और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज पहुंच रहे हैं और कन्नौज में वो अपने नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर समीक्षा करेंगे। विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा होगी और साथ ही एमएलसी चुनाव जो बड़ी प्रतिष्ठा का विषय बन गया है उसको लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे। समाजवादी पार्टी के कन्नौज कार्यालय की ये तस्वीरें हैं जहां पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब से कुछ देर बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव यहां पर पहुंचेंगे। सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पूर्व विधायक अनिल दोहरे हमको दिख रहे हैं और तमाम जो नेता हैं कन्नौज के वो यहां पर दिख रहे हैं। बाकायदा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और कार्यकर्ताओं को एक एक करके अंदर जाने की इजाज़त मिल रही है। सभी लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जिनको बुलाया गया है उनको ही इजाज़त है। मीडिया को इससे दूर रखा गया और साफ तौर पर मीडिया को दूर रखा गया है। मीडिया को कार्यालय के अंदर एंट्री नहीं दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 12:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है, उसके बाद मीटिंग लेंगे। जाने का कार्यक्रम तय नहीं है, लेकिन बड़ी बैठक कही जा रही है क्योंकि एमएलसी चुनाव है इटावा फर्रुखाबाद की सीट पर और तमाम अन्य सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी जरूर उतारे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसके रणनीति के सामने समाजवादी पार्टी की नीति क्या होगी, रणनीति क्या होगी, उसको आज तय करने पहुंच रहे हैं। कन्नौज से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और चलिए अब इस मामले में अपडेट भी मिल रहा है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज पहुंच चुके हैं। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सपा दफ्तर में वे एक बैठक करेंगे। एमएलसी चुनाव की रणनीति और विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा की जाएगी। तो कन्नौज पहुंच चुके हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, जहां आज बैठक होगी कन्नौज में और हार की समीक्षा यहां की जाएगी। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी के दफ्तर में ये बैठक होगी और इसके लिए कन्नौज अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। एमएलसी के चुनाव की रणनीति को लेकर और विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर यहां समीक्षा की जाएगी, जहां एमएलसी चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यकर्ताओं नेताओं से चर्चा होगी।
उधर यूपी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने अखिलेश यादव के ट्वीट पर हमला बोला है। ट्वीट कर अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा एक कंपनी की तरह काम कर रही है। इस पर असीम अरुण ने पलटवार करते हुए अब कहा है कि भाजपा ऐतिहासिक राजनीतिक दल है जो परिवारवाद की राजनीति को आगे नहीं बढ़ाता। एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने असीम अरुण से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी एमएलसी चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक रही है और विपक्षी दल भी इसमें लगातार लगे हुए हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी जाए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री असीम अरुण जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। असीम जी, पूरा जोर लगा दिया गया है एमएलसी चुनाव में आपकी पार्टी के द्वारा, क्या किस तरह से तैयारी चल रही है? तैयारी हमारी पूरी है और सभी जनप्रतिनिधियों से हमारा संपर्क है और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी का मत हम लोग को मिलेगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और ये बात सभी लोग समझ रहे हैं कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो मुझको अपने मतदाताओं के मत को आगे रखना होता है और सभी जो इनडायरेक्ट मतदाता हैं उनके पीछे जो मतदाता हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, भारी संख्या में समर्थक हैं। तो सभी लोग पूरी ईमानदारी से अपने पीछे जो साथी हैं उनके मत को आगे रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। ये लोकतंत्र में कोई भी अगर गढ़ किसी को समझेगा तो बड़ी गलती करेगा, क्योंकि मतदाता हमेशा स्वतंत्र हैं। आज हमारे सांसद, सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के, पर कभी भी हम कन्नौज को या किसी भी स्थान को अपना गढ़ नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें हर नागरिक के लिए हमेशा काम करना है, हर मतदाता के पास हमेशा हाथ जोड़ करके जाना है, उनके कष्ट को समझना है, उसको दूर करना है। क्योंकि जिस दिन हमने गढ़ समझ लिया तो हमारे पतन का रास्ता शुरू हो जाएगा। इसी तरह की कोई चुनौती मान रहे हैं जिस तरह से निर्विरोध निर्वाचित हो गए एमएलसी? हमारे यहाँ चुनाव है और 3 प्रत्याशी हैं कन्नौज और जो 3 जनपद की सीट है उसमें, तो हर चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं और चुनौती है भी, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जितना समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है अच्छी जीत होगी हमारी। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण साफ तौर पे कहते हुए एमएलसी के चुनाव को लेकर के पूरी ताकत झोंक दी गई है, तैयारियां पूरी हो गई हैं और तैयारियों के साथ साथ उम्मीद भी जता रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अच्छा परिणाम लाएगी। अखिलेश यादव पर हमला करते हुए दिखते हैं, कहते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष को किसी पार्टी का गढ़ नहीं कहा जा सकता, परिवारवादी राजनीति पर भी हमला कर रहे हैं। कन्नौज से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से बाबा के बुलडोजर ने हुंकार भरी है, जिसके बाद कैंपल रोड के पास सलमान गार्डन की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। ये जमीन ठाकुरगंज इलाके में आती है, जहां पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की ये बिना पास कराए ही निर्माण कार्य करवाया गया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जिसने अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया। ये कार्रवाई फरीदा बेगम के मकान नंबर 544/3131 पर हुई है, जहां 3 मंजिला मकान को एलडीए ने बुलडोजर से गिरा दिया है। एलडीए ने कार्रवाई को लेकर 1.5 साल पहले ही फरीदा बेगम को नोटिस जारी किया था, जिसे लेकर कोर्ट में भी मामला चल रहा है। हालांकि कोर्ट से फरीदा बेगम को राहत नहीं मिली तो एलडीए ने बुलडोजर से अब अवैध मकान को गिरा दिया है। गोंडा में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। यहां डीएम के आदेश पर एसडीएम विनोद कुमार और तहसीलदार सदर तहसील इलाके में बुलडोजर चलाया गया, तो वहीं मनकापुर इलाके में एसडीएम कीर्ति प्रकाश ने अतिक्रमण हटवाया है। तो लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। कई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, कई ऐसे बिल्डिंग और इमारतें हैं जिन्हें जमींदोज किया गया है। मनकापुर इलाके में एसडीएम कीर्ति प्रकाश ने अतिक्रमण हटवाया है, तो वहीं डीएम के आदेश पर एसडीएम विनोद कुमार और तहसीलदार सदर तहसील इलाके में बुलडोजर चला है। गोंडा में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान की ये तस्वीरें भी, जहां अवैध कब्जे वाली जमीनों को खाली कराया गया है और जहां मकान बने थे, इमारतें बनी थी, उन्हें भी जमींदोज किया गया है। तो चुनावों के बाद एक बार फिर से बुलडोजर ने रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे कई अवैध जगहों को खाली कराया गया है, जहां सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था या फिर बिना नक्शे के मकान बनाए गए थे।
बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अवकाश घोषित किया गया है। 14 अप्रैल को अब छुट्टी रहेगी, अवकाश रहेगा। ये बड़ी जानकारी, केंद्र सरकार ने अवकाश घोषित कर दिया है। पूरे देश में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर अवकाश होगा, छुट्टी होगी। पूरे देश में अवकाश की घोषणा को लेकर राजपत्र भी जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को होती है और अब 14 अप्रैल को अवकाश घोषित किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से ये छुट्टी डिक्लेयर की गई है। पूरे देश में अवकाश घोषणा का राजपत्र भी जारी किया गया। उधर सीतापुर में बिजली के खंभे से केबल उतारने का विरोध महंगा पड़ा। भाजपा नेता पर अपने साथियों के साथ प्रधान के घर हमला करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता ने अपने साथियों के साथ असले और धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें महिला प्रधान समेत 7 लोग घायल हुए। महोली इलाके के तारा गांव का ये मामला है। तस्वीरें भी इस दौरान की दिखा रहे हैं। इस हमले में 7 लोग घायल हुए हैं। बिजली के खंभे से केबल उतारने को लेकर ये झगड़ा हुआ। और अब खबर कानपुर से। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से सोने के जेवर चोरी होने का मामला सामने आया है। कराची खाना ब्रांच में 4 और लॉकर मिले हैं खाली। यहां बताया गया कि 7 खाली लॉकर मिले हैं और अब तक 2.5 करोड़ के जेवर यहां से गायब हो चुके हैं। बैंक अधिकारियों ने चोरी की बात को नकारा है। कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी आज कानपुर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। 14 मार्च से 5 अप्रैल के बीच 7 लॉकर धारकों ने लॉकर से 2.5 करोड़ के जेवर गायब होने की बात कही।